और भाई साहब ही पैसे नहीं लेंगे, अपना घर कहां से चलाएंगे? सब पैसे लेते हैं। आपने सर कराची क्यों छोड़ा और पंजाब क्यों ज्वाइन किया? इलाकाई रिपोर्टर को कौन सी सैलरी मिलती है जिससे वो अपना घर चलाए, मुझे बताया ना। एक काम आपका पुलिस लाख रुपए लेके भी नहीं कर रही, और वही काम 10-5 हजार रुपए लेके आप हाईलाइट कर देते हो, तो उसको लाख दिए अच्छे हैं या 10-5 हजार दिए अच्छे हैं? मुझसे कहते थे ना कि ये आपका बिजनेस हमने खरीदना है, मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। मेरे 40-45 लाख की जो नर्सरियां थी, 3 हर किस्म के उनमें पौधे थे, उसमें मुझे 40 हजार का सिर्फ एक फ्रिज मिला। यार हम कहते हैं कि हमें कोई हक नहीं मिल रहा, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको भी नहीं मिल रहा यहाँ पे हक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका प्यारा शाफत अली मून और आप देख रहे हैं सैम स्टूडियो से सैम पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, जो मेहमान कहूँगा तो ज़्यादती होगी, क्योंकि वो मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे सहाफ़त सिखाई, और उसके साथ साथ फिर मैं अपनी बिज़नेस की तरफ आया, स्टूडियो बनाया, सारी चीज़ें। आज मेरे साथ मौजूद है जिनका 26 साल का सहाफ़ती करियर है। पहले उन्होंने आगाज़ जब किया था तो वो कराची से किया था, यानी कि सिंध से। उसके बाद वो असम्बलियों से कवरेज करते हुए अब पंजाब की रौनक बन चुके हैं। आइए बिला किसी तातुल के मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जनाब अशरफ सामल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे बहुत खुशी है आपने वक्त दिया, और शायद मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जब तक भी पॉडकास्ट जितनी भी की हैं, तो ये मेरी वाहिद एक ऐसी पॉडकास्ट है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। शराफत साहब, खुशी की इंतहा तो मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमने जो पौधा लगाया आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तनावर दरख्त बन के और जो है कि लोगों को साया दे रहा है, तो सर आपकी शफ़क़त है, आपकी दुआएं। पहले मुझे सर ये बताएं, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आपके सलवार कमीज में देखा, बड़ा खुशी हो रही है। अच्छा सर, मेरा बड़े अच्छी बात, सलवार कमीज पहनी कभी बिल्कुल ऐसी है सर, इसीलिए हाँ। सूट भी कर रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने सहाफ़त शुरू कहाँ से की, कितना टाइम हो गया, और पहला सफ़र कैसा था? फिर उसके बाद आप कराची से इधर पंजाब की तरफ क्यों मूव किए? मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ सन 2000 में किया था। ठीक है। सन 2000 में किया था, तो आप लोगों को इल्म ही है कि 1998 में जब ये सिविल हुकूमत ख़त्म हुई, तो मुशर्रफ साहब का कोई लोग उसे मार्शाल्लाह कहते हैं और बहुत से लोग उसे कहते हैं कि उन्होंने बेहतर किया था। तो जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया, उस वक्त सहाफ़त जो थी ना, ऐसे आम नहीं थी जैसे अब है। मुश्किल काम था, बड़ा बड़ा मुश्किल काम था। और अब तो ये होता है कि आपने किसी भी इशू की कुएं की फुटेज बनाई, वहीं व्हाट्सएप की, अपनी जान छूट गई। हमारा दौर बड़ा मुश्किल था। पहले कैमरा लेके वहां पहुंचना, उसके बाद कैमरे भी कार्ड वाले नहीं होते थे, रील वाले होते थे। उस कैमरे की जो फुटेज थी, दफ्तर में आके कैप्चरिंग करना, कैप्चरिंग करके फिर चैनल में एफटीपी करते थे। आज के साथियों को शायद एफटीपी का पता भी ना हो। नहीं, व्हाट्सएप आ गया ना। जी जी, एफटीपी करते थे। और एफटीपी एक ऐसा था कि आपने अगर 2 मिनट की फुटेज करनी है ना, उसमें 99% 99.9% अगर चली गई है ना, तो लाइट चली गई तो आपकी सारी जाया। फिर शुरू से अपलोड, फिर शुरू से। और इंटरनेट भी तेज नहीं होता होगा? नेट तो बड़ा स्लो होता था ना। और ये उस वक्त ऐसे आगाज किया, बहुत कठिन रास्ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि मुश्किलों के बाद ही आसानियां आती हैं। आज आप लोगों के सामने ही है। आपने सर कराची क्यों छोड़ा और पंजाब क्यों ज्वाइन किया? सवाल आपका जो है बड़ा अहम है, दुख भी दे रहा है मुझे कि कराची छोड़ने की जो वजह थी ना, मेरी बेबाक सहाफत थी। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम था, और मेरे अपने चैनल से भी हटके, मैं अब आपकी पॉडकास्टिंग में अपने चैनल का नाम नहीं ले सकता, पॉलिसी है, मेरे अपने चैनल से हटके दूसरे चैनल के जो मालकान थे ना, वो भी कोई अहम इशू होता था तो कहते थे यार वो अशरफ सावल नहीं लड़का, उसको ये जिम्मेदारी देते हैं। यानी कि जान हथेली पे लेके सावल घूमता था वहां पे। और मेरे साथ पे दर पे वाकयात वहां पे हुए। एक बड़ा दिलचस्प, मैं आपको आपने छोड़ने की पूछा तो मैं बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा फुजैर जान बलोच। खतरनाक नाम है, शायद अभी जेल में है वो। लियारी में वो रहता था। उस वक्त लियारी जो टाउन था ना, वहाँ तकरीबन 5 थाने थे,
और 7 पुलिस चौकियां थी। और उसके लियारी के साथ साथ किमाड़ी टाउन, साइड टाउन और आधा औरंगी टाउन, इस पे वो असरअंदाज होता था। सियासत वहां की ऐसी थी कि जब भी कोई उस इलाके में डेवलपमेंट का काम होता था, ओपनिंग होती थी, इफ्तिताह होता था, जब तक वो आके फीता नहीं काटता था, वजीर आके बैठे होते थे अरे वाह वाह कि वाह। सरदार उजैर जान बलोच आएगा। और था कौन वो, जिसके खिलाफ 123 मर्डर के मुकदमे थे, अगवा बराए तावान के बहुत से मुकदमे थे, और मार धाड़ ये तो सब आम थी। उस शख्स के खिलाफ मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक छोटा अखबार लिया जिसमें उनकी खबरें लगाने शुरू की। मकसद क्या था कि लोग इससे बच सकें। लियारी जंगल स्कूल से थोड़ा सा आगे उनका दफ्तर था, एक छोटा सा, ऊपर ऐसे ही था जैसे आपका स्टूडियो है, उसमें से नीचे सीढ़ियां उतरती थी, कमोबेश के 32 सीढ़ियां थी। फिर जाके एक हाल आता था अंडरग्राउंड। हाल के अंदर से एक वॉशरूम का छोटा दरवाजा, उसमें से वो नीचे ही अंडरग्राउंड, कम से कम जो 20 से 25 फुट गहरी बात कर रहा हूं मैं, उस वॉशरूम से तकरीबन जो है ना 40 से 50 फीट वॉशरूम की थोड़ी सी जगह में के चलना पड़ता था। फिर आगे एक हाल आता था, शायद वो रोड की दूसरी जानब था, अंदर जाके नहीं पता चलता था वो कितना है। वहां ले जाके लोगों को जिनको अगवा करते थे उनको वहां ले जाके उल्टा लटकाया होता था। एक साइड पे एक प्याला रखा हुआ है, उसमें ब्लेड कटे हुए रखे होते थे। वहां उनके मुंतखब करदा लोग थे, 7 या 8 लोग थे। वो जाते थे, जो भी आया है उसने ये करना है कि एक ब्लेड लिया, सामने जो लटका हुआ है ये नहीं पूछना भी क्यों लटका हुआ, कैसे आया, बस चीरा लगाना है, उसकी मर्जी है, वो 2 इंच का लगा दे, वो ज्यादा लगा दे। मेरे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको भी उन्हीं ने लगाया हुआ है, उसी गैंग का? जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चीरा, लेकिन उनका असूल था कि चीरा एक ही लगाता, यानी कि ये नहीं करते थे एक चीरा लगाना, कोई लंबा लगा दे कोई छोटा लगा दे, चीरा लगाना। उसके बाद जो उनकी इससे भी बड़ी मैं कहूँगा जालमाना रवैया था, जिस आदमी को अगवा किया है उसके वर्षा से वो करोड़ों में पैसे लेते थे। पैसे लेके कहते थे कि सुबह फलां जगह ये मिल जाएगा, लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं मिलता था, बोरी में उसकी डेड बॉडी मिलती थी। पैसे भी ले लेते थे और मार भी देते थे, डेड कर देते थे। तो मैंने जब इनके स्टिंग ऑपरेशन करके ये सब उसका आईना दिखाया, नेशनल टीवी जो है 3 दिन तक ये खबरें ब्रेक करते रहे। उजैर जान बलोच जो है वो वहां से निकल गया और उनके काफी लोग पकड़े गए, कुछ भाग गए। मैं 1 महीने के लिए पंजाब आ गया। 1 महीने बाद मैं रिलैक्स होके गया कि यार अब तो कुछ भी नहीं है। जब मैं गया, शराफत साहब, मुझे दूसरा दिन हुआ था गए हुए, मेरी रहायश वहां औरंगी टाउन में थी। मेरा शागिर्द था राशिद, आज मैंने बाद में उसे पुलिस में लगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब इंस्पेक्टर है और लांडी थाने में SHO। कुछ दिन पहले उससे मेरी बात हुई। वो शागिर्द था, मेरा फोटोग्राफर था, उसे पान खाने की बड़ी आदत थी। वो कहने लगा सर मैंने पान लेना है, तो पान लेने लगा बनारस से। वो सफेद हाई रूफ में आया, मुझे तो उस वक्त पता लगा यहाँ किसी ने मारा जोर से, उठाया हाई रूफ में डाला और भाग गया। आपको या उसको? मुझे। अच्छा। अब ये था कि उससे भी पता था, हम इसके लिए तैयार थे कि कभी भी कोई हादसा होगा, इसलिए पाकिस्तान रेंजर का जो साइड टाउन का ऑफिस था, उनके जो DG था उसका नंबर था हमारे पास, हमें पहले से कह दिया गया था। उसने फौरी तौर पे पाकिस्तान रेंजर के हेड ऑफिस जो था ना वो नंबर मिलाया, लकीली वो अटेंड हो गया। अब मुझे वो वहां के आगे से लेके गुजरे। अभी जाके उन्होंने मुझे पता नहीं लाते घुसे कहाँ पड़े, मेरे जिस्म में बहुत से निशानात हैं ब्लेडों के, जाके वहां लटकाया और ब्लेड श्लेड मारे। तो अभी मैं बेहोश होने वाला था कि गोलियां चलने की आवाजें आई। उसके बाद मैं अगले दिन हॉस्पिटल में मुझे होश हुआ तो पता चला कि 6 लोग पाकिस्तान रेंजर ने उनके मार दिए, 10-12 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी लोग भाग गए। आप बाजियाब हो गए थे? जी। मेरा वहां अपना बिजनेस भी था नर्सरियों का, 3 नर्सरियां थी जिसमें कमो बेश तकरीबन उस वक्त 40 से 50 लाख रुपए के मेरा सामान था। मैंने असर की अजान हो रही, मुझे पता चला भाई अब फिक्स हो गया तेरा काम। जो लोग मुझसे कहते थे ना कि ये आपका बिजनेस हमने खरीदना है, मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने जबरदस्ती एक शख्स जो वहां का नाज़िम था उसके सुपुर्द किया, उसने कहा जी मेरे पास पैसे ही नहीं है मैंने लेने, मैं यार कुछ तो दे दे। उसने वहां से किस्तों पे मुझे एक फ्रिज लेके दिया 40,000 का। मेरे 40-45 लाख की जो नर्सरियां थी 3,
हर किस्म के उनमें पौधे थे। उसमें मुझे 40,000 का सिर्फ एक फ्रिज मिला। और जब मगरब की अजान हो रही थी उसी दिन मैंने अपना घर का सामान ट्रक में लोड किया, पंजाब रवाना कर दिया, फैमिली समेत आप आ गए। फैमिली समेत आ गया। ये आपकी ये कराची छोड़ने की कराची दास्तान। छोड़ने की वजह ये थी। उसके बाद फिर आपके साथ कोई राब्ता, कोई किसी किस्म का आपको थ्रेट? नहीं, फिर ऐसा हुआ अल्लाह ताला का करम नवाजी से कि वो जो पीपल्स अमन कमेटी थी कलादम हो गई। फिर पीपल पार्टी ने भी, वफाकी गवर्नमेंट ने भी बड़ा उनका पीछा किया। तकरीबन 2.5 साल बाद हुजैर जान बलोच ओमान के बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सहाफ़त को किस नज़र से देखते हैं? माशरे का जो सहाफ़ी है वो कैसा होना चाहिए और सहाफ़त आपकी नज़र में क्या है? शराफत साहब, आपका जो सवाल है ना, इसने मुझे दो राह पे खड़ा कर दिया। सहाफत को मैं उसी नज़र से देखता हूँ जिसको सहाफ़ी को देखना चाहिए, लेकिन हमारा जो ये माशरा है ना, उस नज़र से देखने नहीं देता। आपकी और मेरी गुफ्तगू, मेरे कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, सभी सुन रहे हैं या सुनेंगे। उन्हें भी बता कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपने पीके फिल्म देखी? पीके फिल्म में एक सीन है जहां पे चैनल का ओनर एक जो है कि ठप्पा दिखाता है, इंटरव्यू कर रहा है। वो उससे कहता है हीरोइन से, जब उस कहती है कि कहाँ गया वो फाइटर बाजवा, वो कहता कि तुम्हारे पापा के जो जानी है ना, वो तपस्वी, उसके भक्तों ने मेरे पिछवाड़े में ये ठोक दिया है, तो मैं दूसरे में बम में नहीं लगवाना चाहता। तो यहां से समझ जाए कि सच इसलिए वो नहीं बोलता था कि दूसरे बम में भी ठोक दिया जाता। तो भाई कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि सहाफत का हक हम अदा नहीं कर रहे। अगर हम हक अदा करेंगे तो सहाफत, ये नहीं कि हमें सहाफत भूल चुकी है, हमें सहाफत भी आती है, चलना भी आता है, इन लोगों को इनका चेहरा दिखाना भी आता है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वही तपस्वी महराज वाली सीन है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक मखसूस पार्टी के साथ मुंसलिक हो गए हैं, क्या आपने सहाफत छोड़ दी है? अगर नहीं छोड़ी तो आप खुद को सियासी कारकुन क्यों नहीं साबित करते? और इसके साथ अटैचमेंट की क्या वजह है? क्या हम इसको सहाफत के साथ रिलेट करें या कि किस नज़र से और किस एंगल से आपको देखें? और क्या एक सहाफ़ी को धड़ेबाज होना चाहिए? तस्वीर के दो रुख होते हैं। आपने और शायद कुछ दोस्तों ने एक रुख देखा, दूसरा नहीं देखा। मैं किसी सियासी पार्टी ये के मैं साथ, बता दूं, ये मेरा सवाल नहीं है। हम जो पॉडकास्ट करते हैं ना सर, पहले हम पब्लिक एक मैसेज कन्वे करते हैं कि हम फलां शख्स की पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, सवाल आते हैं, फिर आपका आप सही कह रहे हैं। आप मेरी धोती पूरी खोल रहे हैं, कोई बात नहीं खोल नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सवाल है पब्लिक जानना चाहती है। जी, पब्लिक जानना चाहती है। जैसे वो कपिल शर्मा कह रहा जी उसका सवाल था, उसका सवाल था, आपके दिल से निकलता करे। बात यह है, तस्वीर के दो रुख होते हैं। आप और आपके जिन्होंने ये मैसेज दिया उन्होंने एक रुख देखा है। मेरा कतई किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं। मेरी मोहब्बत है मलिक मोहम्मद अहमद खान से, मेरी मोहब्बत है मलिक रशीद अहमद खान से और उनके ख़ानदान से। मेरा पार्टी से ताल्लुक नहीं। पार्टी के लिए तो ना मैं कभी जो है ना नारा लगाता हूँ, ना उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी हर एक की पसंद नापसंद होता है, और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा अदना सा नॉलेज है या मैंने जो देखा है, इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए, इस ज़िले के लिए जो कुछ इन लोगों ने किया है दूसरे किसी ने नहीं किया। यही वजह है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, लेकिन सहाफत अपनी मैं फिर भी करता हूँ। उनकी खबरें जो वो अच्छा करते हैं वो दिखाते हैं। लोगों को पसंद नहीं होता कि ये अच्छा कर रहे हैं तो ये सांवल भी क्यों दिखा रहा है। भाई आप अच्छा कर रहे हो तो आप मतलब है कि लोग आपसे अच्छा कहेंगे। आप जहां गलत करोगे वहां लोग गलत कहेंगे। जहां तनकीद वाला मसला होता है, मेरे कई प्रोग्राम उठा के देख लें, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब पे तनकीद भी किए, बाबा जी मलिक रशीद खान पे तनकीद भी किए। मुझे याद है, मैं भी जब आपसे सीख रहा था, हमने एक रोड उठा खाड़ खेड़ के तो हमने वो दिखाए थे कि रोड पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है इनके पवेलियन में, तो ठीक भी खैर हो गए थे। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके बारे में एक राय है जो पब्लिकली लोग जिसको कंसिडर करते हैं कि अशरफ सांवल जो हैं वो पैसे लेते हैं कोई भी खबर चलाने के, और बगैर पैसों के वो कोई भी खबर नहीं चलाते, कोई काम नहीं करते, किसी की हेल्प लेता नहीं हूँ। करते। इसकी वजाहत कर दें। इसकी आपकी राय या पब्लिक की राय जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं नहीं कहता कि मैंने, मुझे यह बताया, वकील जब किसी कोई केस लड़ने आपके लिए वकील करते हो, उसे फीस नहीं देते आप? वो लेता, फीस लेता। ठीक है। मस्जिद में आपने इमाम मस्जिद रखा हुआ है, उससे नेक बंदा कोई है?
बिल्कुल मोहल्ले में पूरा जो नेक होता है वो इमाम मस्जिद होता है ना। नहीं, नो मुझे डाउट। ये बताएं, अब तो गवर्नमेंट ने उसकी फीस मुकर्रर कर दी, पहले मोहल्ले वाले सारे हम मिलके नहीं देते तनख्वाह थे। थी उसकी। उसने अपने बच्चे कहां से पालने? हम्म, भाई हम सहाफत करते हैं, हम सच दिखाते हैं, लेकिन तो फिर अगर कोई देखो अपने मुफाद के लिए जो हमें बुलाता है हम उससे फीस लेते हैं। हाँ, मेरा 26 साल कैरियर में आप भी मेरे साथ बतौर शगीद रहे हो, छोटे भाई हो मेरे, यहाँ और भी बहुत से सहाफी मुझे सुन रहे हैं, कोई एक केस ऐसा बता दें जिसमें मैंने कहीं गया हूं, फिटिज किए हैं, खबर बनाई है और बाद में उससे फोन करके कहा भी मुझे इतने पैसे दो वरना मैं आपकी खबर चला दूंगा, कोई एक केस बता दिया जाए। यानी कि ब्लैकमेलिंग नहीं की। नो, कराची से लेके मैंने तकरीबन 2.25 साल सिंध असम्बली में रिपोर्टिंग की है, वैसे तो पूरे सिंध में करते रहे हैं, पंजाब असम्बली में तकरीबन 1 साल और 3.5 महीने मैंने किए। कोई एक शख्स ये बता दे कि सांवल ने ये खबर रोकने के हमसे पैसे मांगे, सिफारशें भी होती हैं, सब कुछ होता है, सिफारशें उठा के एक साइड पर रखते हैं, खबर चलती, जहां सांवल या उसकी टीम चली गई है उस खबर ने चलना है, रुकना नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, तो चलें भाई हम अपनी उजरत लेते हैं, हम ब्लैकमेल नहीं करते। जो पीछे आपकी टीम है, जो भी उनके एक्सपेंस। अच्छा सर, मैं इस पे एक और सवाल करूंगा। एक है लफाफा सहाफ़ी और एक है सहाफ़ी। एक तो दोनों में डिफरेंस बताएं कि क्या है, और अगर लफाफा सहाफ़ी हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है और उनको कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए? लिए जाए भाई मेरे लफाफा सहाफी। अब ये मुझे बता दो, सवाल आपका करने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं नहीं समझ पाया आपको। आपने कहा जी एक लफाफा सहाफी एक दूसरे सहाफी, और भाई सहाफी पैसे नहीं लेंगे, अपना घर कहां से चलाएंगे, लेकिन ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। सब पैसे लेते हैं, कोई अपने चैनल से, बड़े चैनल है उनसे तनख्वाह की मद में लेते हैं, कोई खबर चलाने की, जो हम इलाकाई रिपोर्टर है, आपका भी तजर्बा माशाल्लाह 7-8 साल का हो गया है, इलाकाई रिपोर्टर को कौन सी सैलरी मिलती है जिससे वो अपना घर चलाए, मुझे बताया ना। वो तो बल्कि चैनल कहता है कि हमें पे करो, उल्टा दो, खबर चलाने के पैसे। खबर चलाने के पैसे दो। ठीक है जी। तो जनाब कहीं अगर साफी जा रहा है, एक काम आपका पुलिस लाख रुपए लेके भी नहीं कर रही, लाख रुपए ले लिया फिर भी मामला दबा दिया, ठीक है जी कर देंगे, और वही काम 10-5 हजार रुपए लेके आप हाईलाइट कर देते हो, फिर वही सीनियर अफसरान उस पर नोटिस लेते हैं और उस गरीब आदमी का काम हो जाता है, तो उसको लाख दिए अच्छे हैं या 10-5 हजार दिए अच्छे हैं? वो तो डेफिनेटली जिसका काम तो भाई इसको लफाफा सहाफी नहीं कहते, सिर्फ फर्क यही है, बड़े चैनल के रिपोर्टर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, उनको सैलरियां मिल जाती हैं, कोई को। अलबत्ता तो मैंने देखे पीटीवी के अलावा कि कोई चैनल, चाहे वो नेशनल चैनल है, कोई भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, इलाकाई रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे हैं, उनको सैलरी देता हुआ, सिर्फ जो स्टाफ के अंदर लोग हैं ये टॉक शोज कर रहे हैं उनको सैलरी मिलती है, स्टूडियो टीम को। हाँ, लिफाफा उनको कह ले, वो स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, बड़े चैनल पे भी बैठे हुए हैं, और वो लिफाफा लेते हैं साइड मारने के लिए। हम लोग नहीं ले सकते लिफाफा, ना ही हमें कोई देता है। आज सर मेरा एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है आपसे, कोई एक ऐसा काम जो आपने सहाफ़ती करियर में किया हो और आपको बड़ी खुशी हुई हो, बड़े मुतमिन हुए हो, तसल्ली हुई है, वो कौन सा है? शराफत साहब, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी पे फ़ख्र है, ठीक है। बहुत से काम ऐसे किए हैं जिन्हें करके बड़े सुकून की नींद आती है, लेकिन चंद काम ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी जब मैं याद करता हूँ तो उस रब्बे करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि या अल्लाह मुझ जैसे अदना आदमी को आपने जरिया बनाया। इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपने शायद पंजाब वाले लोग कम जानते हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी एक बेटी जो इंडिया में रह गई, उसने शादी भी वहीं कर ली, जिसके ऊपर कायदे आज़म ने अपनी हयात में पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। उसकी तायाजाद बहन के 2 बच्चे, एक का नाम है मोहम्मद असलम जना और उसकी सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं, काफी बुजुर्ग। कायदे आजम की फैमिली के, उसकी अपनी फैमिली के 2 लोग यहाँ रह रहे थे कराची में। अब क्या था कि मुझे मेरे अजीज हैं, एक उसने कहा यार ये सोल्जर बाजार में एक आदमी से मैंने आपको मिलाना है, आप भी साफी हो। मैंने कहा ठीक है जी मिलाएं। तो एक दुबला पतला आदमी, खूबसूरत सा लंबे कद वाला, जना कैप लिए, प्लास्टिक की थैलियां एक उस पे ना फट्टे पे रख के बेच रहा था, दूध वाली प्लास्टिक की थैलियां। उसने कहा जी इससे मिलो। मैंने कहा जी ये कौन है? कहने लगा कि आपको इतना नहीं पता ये कौन है? मैं कहा नहीं। कहने लगा ये कायदे आजम का नवासा है। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, कायदे आजम का नवासा कहां से आ गया? उसकी तो बेटी इंडिया में थी। उन्होंने फिर वजाहत की कि उसकी तायाजाद में जो बहन है उसके, ये असलम जना इसका नाम है,
एक इसकी बहन है और ऐसे नवाज साहब। मैंने उससे बात की बड़े अदब के साथ। वो रोने लगा। उसने कहा जी आपके पास टाइम है? मैंने कि हाँ है। वो दौड़ के गया, साथ वाली गली में किराए का मकान था उसका, मुझे याद है 1700 रुपये उस वक्त किराया वो देता था, एक कमरा था। तो वो कुछ तस्वीरें लेके आया उसकी और उसकी वालदा के साथ, और उसी वालदा के साथ फातिमा जना की तस्वीरें, कायद आजम के साथ तस्वीरें उसकी। उसने कहा जी ये देखो प्रूफ है। फिर उसने अपना सिजरा जो था वो मुझे दिखाया। फिर उसका स्नाडी कार्ड जो है, मोहम्मद असलम जना, पूरा डिटेल मैंने किया यार ये तो हम। मैंने पूछा जी आपकी जिंदगी क्या, गवर्नमेंट ने क्या सहूलतें दी है? उसने कहा भाई कुछ नहीं, ये प्लास्टिक की थैलियां बेच रहा हूँ, 1700 साढ़े 1700 रुपये के किराए के मकान में मैं घर में बैठा हुआ हूँ, 2 बेटियां हैं और एक बीमार है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम राबिया है। तो वो बीमार हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यकीन करो मैं आया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। यार हम कहते हैं कि हमें कोई हक नहीं मिल रहा, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको भी नहीं मिल रहा यहाँ पे हक। मैं जिस अखबार में था ना, उस अखबार के मैं चीफ रिपोर्टर था, एडिटर से मैंने रब्ता किया। उसने कहा जी आप चीफ साहब से पूछ लें, मैं नहीं आपको इजाज़त दे सकता कि आप पूरा पेज मांग रहे हो, पूरा पेज मैंने फ्यूचर लिखना उनसे। मैंने उससे बात की तो शायद अल्लाह ताला करीब से सुन रहा था। उसने कहा यार ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप ऐसे करो कि नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं जो कल है, नेक्स्ट संडे आप अपना फ्यूचर तैयार कर लो, मैं छाप दूंगा। मैंने उनका इंटरव्यू किया पूरी तस्वीरों के साथ, वो सब चीज़ पूरा पेज हमने वो छापा। अल्लाह ताला की करम नवाजी है, मुझे फ़ख्र है उस काम पे कि तीसरे दिन, जैसे आज वो प्रिंट हुआ अखबार छपा है, कल नहीं परसों असलम जना साहब का मुझे फ़ोन आया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था। मैंने कहा जी जना भाई क्या हुआ? कह रहा सावल भाई आप जहां भी हो फौरन मेरे पास आ जाओ। मैंने कि हुआ क्या? कह रहा है बस आप फौरन आ जाओ। यकीन करो मैंने समझा कि इसकी बेटी बीमार है, शायद अल्लाह ना करे वो जो है ना अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने बाइक निकाली, मैं वहां पहुंच गया 15 मिनट में। ऑफिस से बिल्कुल तकरीबन 16-17 किलोमीटर का फासला था। रोड वहां कराची का आपने देखा, जना रोड कितना साफ सुथरा है। मैं पहुंच गया। मैं गया तो वहां उनके घर के पास एक बड़ी प्राडो गाड़ी और एक पुलिस की वैन खड़ी थी। मैं फिर परेशान हो गया। वो आया तो उसने जोर से दूर से देखकर मुझे गले लगा के ना रोना शुरू हो गया। मैंने कहा जना साहब हुआ क्या है? मैं सोच रहा था यार मेरी 3 दिन की मुलाकात है, इतना ताल्लुक भी नहीं है जो अपना दुख मुझसे शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बना के भेजा, ये लोग आए हुए हैं, मुझे कह रहे हैं कि कराची के किसी कोने में भी हाथ रखो, बशर्ते कि वो घर बिकरा हो, आपको घर लेके देंगे, आपको गाड़ी देंगे, बाकी मामला गवर्नमेंट करेगी। माशाल्लाह। मैंने पूछा जी ये कौन है? कह रहा जी आप बात कर लो। उसके पास बैठाने की जगह नहीं थी, वो अपनी गाड़ी में बैठे थे, गर्मियां थी बहुत और एसी चला के। उसने नॉक किया, वो निकले तो मैंने देखा, मुझे पहचाना जाना जाना चेहरा लगा। तो वो थे जमरूद खान साहब, महकमा बैतुल माल पाकिस्तान के डायरेक्टर जमरूद खान साहब। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी भी तस्वीर छपी थी कल के वो अखबार में। कि जी हाँ। अच्छा भाई ऐसा है, आपको इतना कहा जी उनके बगैर मैंने बात नहीं करनी। आप ऐसे करो हमारी गाड़ी में बैठो, कहीं पता हो कि क्लिफ्टन में, डिफेंस में, नाजमाबाद में, किमाड़ी में, जहां भी ये चाहें हम इनको मकान, घर, कनाल का, 2 कनाल का, जिस पे हाथ रखेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब का हुक्म है कि इनको मकान लेके देना आज की तारीख में। अरे वाह वाह। और जिस गाड़ी पे हाथ रखेंगे शोरूम में जाके वो गाड़ी लेके देनी। तो जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कैसे मेरे जो वाल साहब है ना उनकी कब्र है इधर न्यू कराची की जानब, तो मुझे अंडा मोड़ पे घर ले दिया जाए। छोटा सा इलाका अंडा मोड़, यानी कि वो इतना डेवलप वाला नहीं था। उन्होंने कहा भाई आप क्लिफ्टन में लें, आप डीएचए में लें। उन्होंने कहा नहीं यार लालची नहीं है ना वो। वहां उसको घर ले दिया गया। वो उस वक्त था तकरीबन 57 लाख रुपए का घर लिया था, डबल स्टोरी का। उसी वक्त फौरन फिर कहने लगे जी चलो अब वहां चलते हैं अपना पुरानी सब्जी मंडी रोड पे, वहां गाड़ियां हैं, गाड़ी पसंद कर लो। इस मर्द कलंदर ने गाड़ी पसंद की हाई रूफ, जबकि उसे प्राडो या जो फॉर्च्यूनर गाड़ी कोई भी वो कह रहे थे। उसने कहा नहीं जी मेरी बेटी बीमार है, इसको अस्पताल ले जाने आने में, यानी कि कायद आजम की फैमिली भी ऐसी ईमानदार थी। वो गाड़ी उसने ली। बैतुल माल की जानब से जो सिंध बैतुल माल का उन्होंने फोन किया, ड्राइवर को बुला लिया वहां पे, और उस वक्त 10 लाख रुपए उन्हें कैश में वो देके गए। और उन्होंने कहा आपकी जो मंथली वजीफा है ना वो
जो उसके वजीर आजम साहब मुंतखब करेंगे, 2 से 3 दिन में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे। तो असलम जना साहब की 4 दिन बाद मुझे फिर कॉल आई। बड़ा खुश था, मैं भी फ़ख्र से बता रहा था, वो भी हमने सब कुछ छापा उस पेपर में। उसने कहा कि सावल भाई, मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई है कि अपनी फैमिली के जितने लोग हैं वो लिखवाएं, आपको बाई एयर टिकट मिलेगी और आपको यहाँ कौमी असम्बली में आप मेहमान हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा यार मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाना। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट जिसको सहूलत देती है उसको देती है, जो सिफारिश करते हैं उनको नहीं देती। खैर मैंने कहा भी मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने टिकट नहीं भेजा। फैमिली मेंबर्स को दिए? जी, फैमिली मेंबर को, जिसमें असलम जना साहब की बीवी, उसकी 2 बेटियां, एक उसका बहनोई, एक बहन, ये लोग गए। और यकीन करें कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, फहमीदा मिर्जा स्पीकर कौमी असम्बली थी। ये लोग जब इंटर हुए तो 5 मिनट तक इनके नाम की कौमी असम्बली में तालियां बजी। अरे वाह वाह। तो वो तालियां जो है ना, मेरा दिल खुश कर रही थी। लाइव मैं देख रहा था, क्योंकि ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत थी जो वहां पहुंचा हुआ था। फिर उसी दिन फहमीदा मिर्जा ने उनको इशाया दिया। अगले दिन वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने सुबह तकरीबन 11:30 बजे इस फैमिली से मुलाकात की और कह दिया भी पाकिस्तान की बैतुल माल पाकिस्तान की जन्म से दोनों बहन भाइयों को 2.5 रुपए मंथली वजीफा मुकर्रर कर दिया गया, जब तक आपकी फैमिली का एक फर्द भी जिंदा है। तो जैसे ही ये कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया इन्होंने, असलम जना साहब उनकी फैमिली ने, तो गवर्नर सिंध इशरत लिबाद साहब ने जाके वेलकम किया। उन्होंने भी नहले पे दहला फेंका, फौरन ऐलान कर दिया जी 2.5 लाख रुपए ताहयात सिंध गवर्नमेंट की जानब से, जब तक इनका खानदान का एक बच्चा भी दोनों को जी रहा, बहन को भी और भाई को भी महाना मिलता है, महाना, और साथ बहन को जो है ना कि एक फ्लैट दे दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मिले हो उनसे, मेरे साथ जाके कायदे आजम की फैमिली से आप भी मिले हो, आपने देखा है, आपने तस्वीरें साथ बनी है। मुझे फख्र है कि मैंने वो काम किया। ऐसे बहुत से काम है, छोटे मोटे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं तो सुकून की नींद आती है। शराफत साहब माशाल्लाह। सर मेरा एक और बड़ा मज़े का सवाल है कि लोग यही समझते हैं कि अशरफ सावल साहब जो है ना वो सिर्फ सहाफ़त करते हैं और यहीं से उनका रोज़गार चलता है, क्या यही बात है या इसके अलावा भी आपका कारोबार है, चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा ताल्लुक मेयो फैमिली से है। चौधरी रहमत अली खान साहब मेरे वाल साहब का नाम है था, अल्लाह बख्शे फौत हो गए। 5 भाई हैं हम, ज़मीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर हैं, और हमारा जो आबादी है नैनवाल से थोड़ा आगे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही नाम पे है सांवल नगर। बिल्कुल ऐसे ही। किसी कमी ने थोड़ा कोई सांवल नगर बना देते नहीं यार। गाँव आपके नाम पे है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो जरिया माश है वो खेती बाड़ी है, ज़राअत से हमारा ताल्लुक है, ख़ानदानी सिलसिला है, वो ये शौक़ से करते हैं बस। माशाल्लाह। सर लास्ट पे कोई आप मैसेज ऐसा देना चाहें अपनी ज़िंदगी का, कुछ तजर्बा, कुछ सबक जो आपने सीखा हो और जो इस वक्त लोग आपसे प्यार करते हैं स्पेशली, उनके नाम? लास्ट पे मैसेज मैं यही दूंगा, बहुत ज़्यादा सच भी ना बोला जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा सच बोलेंगे तो वो सच आपके गले में आ जाएगा। समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। साफियों के नाम है। अब जो आपसे प्यार करते हैं, जो साफी नहीं है, उनके नाम क्या मैसेज है? प्यार कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम दिल से, जान से, रूह से उनके साथ हैं। जहाँ भी किसी को ज़रूरत है हमारी, हमें बुलाएं, हम हाज़िर हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम पूरी टीम हैं, हम हाज़िर हैं। लेकिन हमारा गलत इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत से लोग दिखने में मजलूम लगते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जब उस मसले को हम हाईलाइट कर देते हैं, उठा देते हैं, पता लगता है भी इतने पैसे लेकर उन्होंने सुलह कर ली। हमारा गलत इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हाज़िर हैं, और अल्लाह ताला हमें और आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारा पेशा ऐसा है कि कब कहाँ क्या हो जाए, जैसे सहाफ़त का कब कहाँ क्या हो ना, सहाफ़त इससे शुरू होती है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो इसलिए जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि भाई अगर किसी का हमसे दिल दुखा हो तो मैं दिल से उससे माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ, कोई देखो जाने अनजाने में खता इंसान से हो जाती है। हम समझते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन शायद कोई ऐसी खता हो जाती है, तो उसके लिए इंसान है, माफ़ी चाहते हैं। सर एक और मजे का सवाल मेरे जहन में आ गया, आपकी 2 शादियां हुई हैं। मेरी लाइफ कैसी है, मुझे लग ही रहा था कि ये सवाल आपने दागना ही दागना है। मेरी 2 शादियां हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी है। एक शादी होती तब तक मैं बुढ़ा हो जाता यार, है? अरे माशाल्लाह, मिसेस जवान है, ठीक है ना, तो
उसके लिए हमें भी जवान रहना पड़ता है। नहीं तीसरी का प्लान है? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, पहली शादी मेरे वालिदैन ने की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उसमें से बच्चे हैं, जवान हैं, नमाज से नमासियाँ हैं, और मेरी बेगम बहुत अच्छी है, वो बड़ी बेगम है जो, ठीक है, और सारा घर उसने संभाला हुआ है। और दूसरी जो मेरी बीवी है वो मैंने मोहब्बत से की है, लव मैरिज है? लव मैरिज है। और मोहब्बत जो आपको जब मिल जाती है ना, मुझे मेरा दोस्त है शौकत राजा, वो अक्सर कहता है तेनू सारा कोई लभ जो गया है। तो बात यह है, जब आपको मोहब्बत मिल जाती है फिर उसका कदर करें, फिर आगे जो चाहते हो वो तो अल्लाह ताला ने दे दिया, फिर भाई दाएं बाएं देखने की क्या जरूरत है आपको। बिल्कुल सही। फिर उसको देखो और खुद को उसके तरह बनाओ और उसको अपने तरह बनाओ और जिंदगी को हैप्पी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और मैं आपके उससे फायदा उठाऊंगा, हर एक अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कुछ सपने होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मेरे बड़े बच्चे हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। मेरे छोटे बेटे हैं दो, एक बेटी है, दो बेटियां भी वो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, लेकिन छोटे जो बेटे हैं, मेरा सपना है अल्लाह ताला मेरा वो सपना पूरा करे कि मैं अपने बेटों को इंशाल्लाह पंजाब पुलिस में, एक को एएसपी और अयान सावल को एसएसपी बनाऊंगा, अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे। लें जी, ये थे आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। मेरी ज़ुबान के अंदर जो रनायत है या कोई अल्फाज का चुनाव है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। मुझे याद है कि मैं एक थाना में डीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मेरा शायद पहला दिन था जिस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना था। और सावल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, इन्होंने कहा कि आपने जो अंदर देखा है इधर बाहर कैमरे पे माइक पे बताओ कि आप अंदर क्या देखे हैं। मैं माइक और कैमरे में तो कम देखूं, बाहर इनको ज़्यादा देखूं। बाहर और भी साथी थे, शर्म बहुत आ रही थी, वो सही कह रहे हैं कि जैसे टांगें कांप रही थी। वहाँ पे पहली झिड़क मुझे मिली और फिर उसने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों का मजमा भी हो तो वो ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है एक उस्ताद का दस्ते शफ़क़त। और जो मैंने आज पॉडकास्ट की है, यकीनन अगर मैं ज़ाती तौर पे सवालात ये वो हैं जो शायद मैं भी पूछना चाहता था जब मैं एक नॉर्मल साथी था या सहाफ़ी नहीं था, जब मैं सोशलिज़्म ने मेरे पास नहीं थी। अब आए हैं तो चूँकि आम लोग जो हैं, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं हमें, आप पूछते हैं, आप ही के सवाल हैं जो सावल साहब सामने रखे हैं और उन्होंने सारी बात भी आपके सामने रखी है। और इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो भी करें। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर देकर और शेयर कर कर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सैम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।